नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 2020 चला गया, कुछ अच्छी यादें देके, कुछ बुरी यादें देके। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं रहा, ना हमारे देश के लिए, ना हमारे समाज के लिए, ना किसी एक व्यक्ति के लिए या विश्व के लिए। हर जगह कुछ ना कुछ हुआ ऐसा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। हम हमेशा सुनते हैं कि आज के इंसान तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से इंसान ऐसे भी हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। हर चीज़ किताबों में नहीं लिखी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हमारे माता पिता और हमारे गुरु हमें बताते हैं। वो बातें अब आप सोच रहे होंगे कि किताबों में नहीं लिखी होती तो उन्हें कैसे पता चलती हैं। हम भारतीय हैं और हमें इस बात का गर्व है, और वो इसलिए क्योंकि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वो विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ अतिथियों को देवता की बात माना जाता है। हमारे यहाँ गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। अब ये और बात है कि गुरु ये बात ना समझे या फिर विद्यार्थी ये बात ना समझे, तो ये अलग चीज़ है। और यही सारी बातें हमें बचपन से ही हमारे टीचर्स और हमारे मम्मी डैडी ये बातें सिखाते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा ये मतलब लाइन जो हम कह रहे हैं, गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब अगर भगवान और गुरु आपके सामने खड़े हैं तो आप किसका पैर पहले छुएंगे, अपने गुरु का या भगवान का? और इस लाइन के माध्यम से ये बात कही गई है कि अगर मतलब हम आज मान रहे हैं, हम गोविंद को मान रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, या जो भी है, जिसका भी वजूद हम मान रहे हैं, उसको सिखाया किसने है? हमारे गुरु ने। यानी कि हमारे गुरु से ही तो हमारी सोच विकसित हुई है। तो पहले हम पैर अपने गुरु का ही छुएंगे। और हमने इसलिए भी गुरु की बात की क्योंकि हम जो मतलब पीछे हुआ उसे भूल के हम लोग नई शुरुआत करेंगे। और इसके लिए हमारे गुरु ही मेन होते हैं जो हमें हमारे सही दिशा दिखाते हैं, और हमारे माता पिता जो हमें हमारे देश के प्रति सम्मान की भावना सिखाते हैं, सभ्य नागरिक की परिभाषा बताते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ महानता का क्या मापदंड है? से हम बोल देते हैं अरे वो तो महात्मा है, लेकिन उन्हें हम महात्मा सिर्फ इसलिए बोल देते हैं, जबकि महात्मा का मतलब क्या हुआ? क्योंकि इस बॉडी का तो कोई मतलब नहीं, हमारे शरीर का कोई मतलब नहीं है। आत्मा यानी कि चेतना अगर नहीं है तो जिसकी आत्मा महान हो उसे महात्मा कहते हैं। ना कि उन्हें जो अपने धर्म के अनुसार वो कंठी पहन ले, कोई वाइट कलर का मतलब वो गाउन पहन ले, या पगड़ी बांध लें, या मौलवी साहब बन के बैठ जाएं। तो वो ऐसा नहीं, हम सब पे नहीं कह रहे कि हाँ सभी गलत हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि ये महानता का मतलब यही पैरामीटर है। महानता का असल पैरामीटर है सच का साथ देना, किसी भी परिस्थिति में। मतलब क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, किसी भी परिस्थिति में आप सच का साथ मत छोड़िए, और मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपने रास्ते पे चलते रहिए, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। एक महान इंसान कभी भी किसी से द्वेष ईर्ष्या नहीं रखता है।
क्योंकि जो रखता है, जिसके लिए वो रखता है, उसको हो सकता है नुकसान ना हो, बट वो खुद अपने अंदर वो कचरा जमा किया होता है कि वो खुद ही उसी में जल जाता है। और महान इंसान का ये मतलब नहीं कि अगर कोई शादीशुदा है तो वो महात्मा नहीं बन सकता है, वो भी महात्मा हो सकता है। और आज हम आपको जो बताएंगे, इसमें आप डिसाइड करेंगे कि इसमें महात्मा कौन है, धर्मगुरु या फिर चोर। इस घटना में ये जो घटना है, ये 28 साल पुरानी घटना है। हम लोग कहते हैं गिरगिट रंग बदल इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलता है ना, लेकिन ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हैं जिनसे हमें ये थोड़ा मतलब तसल्ली होती है कि नहीं, कुछ लोग अभी भी हैं जिनके अंदर मानवता जिंदा है। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मतलब मूल मानवता ही है। बस ये अफसोस की बात है कि वेस्टर्न कंट्री हमारे ही गुणों को लेके, हमारे ही संस्कारों को अपना के वो आगे बढ़ती जा रही है, और हम उनके पीछे पीछे उनकी जो मतलब कमियां नहीं देख रहे हैं कि हाँ उसमें क्या कमी है, क्या गलत है, क्या सही है। मॉडर्न बनने के चक्कर में हम उस चीज़ को करते हैं। चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी है 28 साल पहले की, मतलब, और जिसका परिणाम आया है 24 दिसंबर 2020 को। हमारे न्यायपालिका पे 2020 में बहुत सारे सवाल भी उठे हैं, लेकिन ये कहानी हमें सांत्वना देगी कि नहीं, कानून भी है, मानवता भी है। और हम यही चाहते हैं कि हमारा ये साल हम पॉजिटिव विचारों के साथ ही शुरू करें, इसीलिए हम ये कहानी लेकर आए। कहानी नहीं, मतलब एक सही घटना है। 28 साल पहले मार्च 1992 में केरल के एक ईसाई मठ में एक सिस्टर अभया की हत्या के मामले में सीबीआई की अदालत ने पादरी फादर थॉमस कोटर और नन सिस्टर सेफी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है 24 दिसंबर को। और ये घटना है, मतलब हमने डेट बताया आपको, 27 मार्च 1992 को कोट्टायम के पायस टेनथ कॉन्वेंट की 19 वर्षीय सिस्टर अभया का शव संदिग्ध हालत में एक कुएं से बरामद किया गया था। सिस्टर अभया ने फादर थॉमस कोटूर और एक नन सेफी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उनका शव जब उनका शव पाया गया तो जो अधिकारी थे, उस कॉन्वेंट के जो अधिकारी थे, उन्होंने उसे आत्महत्या करार दिया। लेकिन स्थानीय पुलिस को आरंभिक जांच जो हुई उसकी, उस रिपोर्ट पर सीजेएम अदालत ने संदेह जताया और यह मामला सीबीआई को सौंपा गया। मामले को खारिज करने के लिए कॉन्वेंट के विद्यार्थियों को प्रलोभन तक दिया गया, दबाव के आगे। लेकिन मतलब उन विद्यार्थियों ने भी, तब वहाँ पे वो जैसे ये नहीं कि हाँ चलो हम अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, ऐसा उन लोगों ने भी नहीं किया। उन्होंने उसे इनकार कर दिया, उन्होंने साथ दिया सिस्टर अभया का ही। और इसमें मतलब जो सीबीआई ऑफिसर आए, जो पहली बार जो मतलब जांच कमेटी आई,
उसमें दबाव के आगे ना झुकने के कारण जांच अधिकारी, दोस्तों सारे अधिकारी भ्रष्ट नहीं होते हैं, जांच अधिकारी वर्गीस पी थॉमस को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त से तक, यानी कि मतलब रिटायरमेंट, वो भी मतलब स्वेच्छा से, वो खुद से एप्लीकेशन लिख के कि हाँ हमें रिटायरमेंट चाहिए, जबकि चाहिए नहीं था उन्हें, बट मजबूरी बस उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो झुके नहीं। उन्हें जांच रिपोर्ट उन्हें दूसरा जो बनाने के लिए बोला जा रहा था वो उन्होंने नहीं बनाया, तो उन्हें मजबूर होना पड़ा और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद जांच का जिम्मा संभाला डीएसपी त्यागराजन ने, लेकिन जैसे ही जांच आगे बढ़ी अचानक से उन्हें उस केस से हटा दिया गया। उनके बाद आए जांच अधिकारी एमएल शर्मा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अभया की मौत को आत्महत्या कहना ठीक नहीं है, ये हत्या है, लेकिन उन्होंने लिखा कि सबूत न मिलने की स्थिति में जांच बंद कर दी जाए। तो ये 3 सीबीआई ऑफिसर आए, तीनों मजबूर। इन 28 सालों में 3 ऑफिसर आए, तीनों के तीनों मजबूर। किसी को रिटायरमेंट लेना पड़ा, किसी का तबादला हो गया, किसी ने ये तो माना कि हत्या है लेकिन सबूत नहीं है। लेकिन जिस रात ये घटना हुई थी, जिस बिल्डिंग में हुई थी, उस बिल्डिंग में एक चोर आधी रात को वहाँ पे चोरी करने के लिए घुसा हुआ था और उसने हत्या करते हुए नहीं देखा था, लेकिन वो जो मतलब पादरी थे, फादर थॉमस और जो नन मिस्टर सेफी थी, उन लोगों को उसने सुबह में 4 बजे देखा था उसी बिल्डिंग में। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस बिल्डिंग में पुरुषों का जाना मना है। फिर फादर वहाँ क्या कर रहे थे, इसी पे ये संदेह उठा और उस चोर ने बयान दिया। वो चोर, ये फादर ने अपनी ही स्टूडेंट, जिसे वो बोलते हैं ना, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं माय चाइल्ड कहने के बाद भी हत्या की। और वो चोर, जिसने शायद कभी अभया को देखा भी नहीं रहा होगा, उसने 28 साल तक ये जंग लड़ी। अभया के माता पिता की डेथ हो चुकी है बहुत पहले ही। घटनाक्रम पे आते हैं, आप समझिएगा। तो उन्होंने मतलब जांच बंद कर दी जाए। तो जब इसके बाद अभया के पिता थॉमस और माँ लीला ने अदालत में याचिका दायर कर जांच समिति की जो रिपोर्ट थी उसको खारिज करने की आग्रह किया। उनके मतलब याचिका पे अदालत ने आदेश जारी किया कि दोनों अपराधियों फादर थॉमस और सिस्टर सेफी का नार्को टेस्ट करवाया जाए। यहीं से लगने लगा कि यह मामला अंजाम तक पहुंच जाएगा। सिस्टर अभया 1992 में कोट्टायम के, यानी कि केरला के कोट्टायम के BCM कॉलेज की छात्रा थी। आज वह जीवित होती तो करीब 47 वर्ष की होती। उनकी हत्या का कारण हम बता चुके हैं आपको कि उन्होंने फादर थॉमस कोट्टर और ये जो सिस्टर सेफी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। और इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया किसने? उसी चोर ने जो उस बिल्डिंग में घुसा था चोरी करने। फादर थॉमस ने हत्या कर दी ताकि बात बाहर न जाए, क्योंकि उस बिल्डिंग में पुरुषों का आना वर्जित है।
लेकिन चोर वो खुद गया, उसने खुद से ही ये कंप्लेन, मतलब जब ये मामला उठा कि हाँ, मतलब जब अभया का डेड बॉडी मिला तो वो खुद गया, उसने बताया कि हम उस टाइम हम उस बिल्डिंग में थे। तब वो भी ये बात जानता था कि वहाँ पे पुरुषों का जाना वर्जित है, तो उसे तो डबल पनिशमेंट मिलता, उसे 2 सजाएं मिलती, एक तो चोरी करने का और दूसरा उस जगह पे जाने का जहाँ पे पुरुषों का जाना प्रतिबंधित है। लेकिन वो डरा नहीं इस बात से, सज़ा से, क्योंकि उसे लगा कि नहीं, अभया हमारी बेटी जैसी है और हम उसे न्याय दिलाएंगे। और इन 28 सालों में 3 सीबीआई जांच अधिकारी मतलब हटाए गए। अभया की मम्मी पापा मतलब जब यहाँ उन्होंने ये रिपोर्ट तो खारिज करने का जो आग्रह किया था वो तो हो गया था। उसके बाद वो नार्को टेस्ट के लिए जब आदेश जारी हुआ था, उसके बाद ही अभया के माता पिता का डेथ भी हो गया था। बचा कौन? सिर्फ एक चोर। चोर का नाम था अदक्का राजू। उसने अदालत को बताया था कि उसने जिस दिन अभया की हत्या हुई उस दिन सुबह 4 साढ़े 4 बजे के दौरान कोटूर यानी फादर जो थे और सैफी को कॉन्वेंट की बिल्डिंग में देखा था। राजू चोरी के इरादे से आधी रात से इस बिल्डिंग में छिपा हुआ था और उसने 28 साल तक, यहाँ तक कि आप मृतिका के घर वाले भी नहीं रहे, फिर भी वो चोर बराबर सुनवाई में जाता रहा, अपनी बात रखता रहा, अपना पक्ष रखता रहा और लास्ट में उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भिजवा के ही मतलब दम लिया। और जब और उसके पहले वो अपना काम कर रहा था, लेकिन उसने कभी भी कोई कंप्लेन नहीं दर्ज करवाई इन लोगों के खिलाफ़ कि ये मेरे पर दबाव बना रहे हैं जो भी। हाँ, जब फैसला आया तब उसने बताया कि पुलिस ने मुझ पर आरोप खुद पर लेने के लिए दबाव बनाया था और मतलब 2 ऑप्शन उसे दिया था कि अगर तुम ज़्यादा पैसे देंगे, अगर तुम खुद पे ये आरोप ले लेते हो, और कोटूर तथा सैफी के खिलाफ तुम गवाही ना दो तो हम तुम्हें 1 करोड़ रुपया देंगे। और एक चोर जो कि चोरी करने गया था, उसके लिए 1 करोड़ बहुत होता है, लेकिन सबका ईमान खरीदा नहीं जा सकता। भले ही वो चोर था, लेकिन उसका ईमान ये पढ़े लिखे लोग नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि उसे इस बात का एहसास था कि अभया मेरी बेटी की तरह है और उसे हमें न्याय दिलाना है। उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि हमने उन लोगों से कहा कि देखिए, हम भी बेटियों के पिता हैं और अभया भी मेरे लिए बेटी समान ही थी। और वही परिणाम आने के बाद 10 साल बाद उन जांच अधिकारी ने भी अपनी ज़बान खोली, जिनके ऊपर ये दबाव बनाया गया जब वो अपना रिपोर्ट नहीं बदल रहे थे कि स्वेच्छा से रिटायरमेंट आप ले लीजिए। तब उन्होंने बताया कि मैंने सत्य के साथ खड़े होने का निर्णय लिया। मेरी 10 वर्ष की नौकरी बाकी थी। मेरे सहयोगियों को बाद में तब प्रमोशन मिला। मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का कि मतलब हमने 10 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया। और अब जो अभया है, अभया के केस में 2 ही चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं था, ये सही है, किसी ने हत्या करते हुए नहीं देखा था। तो जहाँ तक की बात, जो तीसरे जांच अधिकारी थे जिन्होंने ये कहा था कि हत्या हुई है लेकिन कोई साक्ष्य नहीं है, फिर भी इसमें 2 चीज़ें थीं जो कि
साक्ष्य के काम आई। एक तो राजू ने उन्हें देखा था उस बिल्डिंग में, घटनास्थल जो है जिस बिल्डिंग में उनकी मौत हुई वहाँ पे देखा था। क्योंकि इस कॉन्वेंट में, मतलब जहाँ पे ये घटना हुई वहाँ पे पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, और फादर थॉमस ये साबित नहीं कर पाए कि वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, और अंततः उन्हें अपना जुर्म स्वीकार करना पड़ा। भले ही 28 साल लगा, बट करना पड़ा। अब महान कौन है, फादर थॉमस या चोर? कोटूर और सैफी दोनों ने ही बीमारियों का हवाला देकर अदालत से रियायत मांगी, लेकिन दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन अभी भी हमारे धर्मगुरु पीछे नहीं हटे हैं। अभी भी उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि एक चोर की ईमान को ये नहीं खरीद सके। अभी भी इनका कहना है, जो कैथोलिक समाज के कुछ पदाधिकारी जो हैं उनका ये कहना है, उन्होंने ही उसे आत्महत्या कहा था, लेकिन पुलिस ने, वहाँ की लोकल पुलिस ने जब जांच की थी तो उन्हें रिपोर्ट में ये लगा नहीं ये हत्या है, तभी वो मामला सीबीआई को सौंपा गया था। कि कैथोलिक, उन्होंने संकेत दिया है कि वो ऊपर की अदालत में भी मतलब इस फैसले को चुनौती देंगे। वो ऊपर की अदालत में अगर जाते भी हैं तो भी फादर थॉमस वहाँ ये नहीं साबित कर सकते कि वो वहाँ क्यों थे और उन्हें चोर ने देखा था, क्योंकि वो वहीं उसी जगह पे छिपा हुआ था। मानवता इसे कहते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर कोई गरीब है या पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके अंदर मानवता नहीं होगा। और न्याय भी मिलता है हर जगह। हर सिक्के के दो पहलू की तरह हर चीज़ें होती हैं। सीबीआई अधिकारियों में भी बहुत सारे लोग हैं जो भ्रष्ट हैं, वहीं कोई दबाव के आगे ना झुक के रिटायरमेंट ले लेता है और तब तक चुप रहता है 28 साल तक। 28 साल बाद वो बताता है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो कुछ भी बोलते हैं, कोई भी बयान देते हैं, तो इससे उससे अभया का केस ही कमज़ोर पड़ेगा। और चोर भी ये बात जानता था, इसलिए उसने भी कभी नहीं कहा कि हाँ हमें इतना ऑफर दिया गया, ये दबाव मेरे ऊपर बनाया गया था। परिणाम आने के बाद इन दोनों ने ही प्रेस में ये बात बताई। एक कहानी और लाए हैं आपके लिए, ये घटना है दोस्तों। अगर हम अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ करना चाहें तो इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ हम डीएम एसीपी या कुछ बन के ही कर सकते हैं। एक आम आदमी की ताकत बहुत होती है। जो अभी हमने पहले जो कहानी बताई उसी को ही एग्जाम्पल ले लीजिए। वो मजबूर थे सीबीआई ऑफिसर, इसलिए वो रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया। ठीक, एक को ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक ने ये मानी हत्या है, लेकिन उन्होंने मतलब सबूतों के अभाव में, आखिर अगर उस टाइम वही सबूत तो उस टाइम पे भी थे, यानी कि उन पे भी दबाव था, लेकिन चोर पे कोई दबाव नहीं था। वो डरा ही नहीं। दबाव बनाने की कोशिश करी गई लेकिन नहीं डरा, क्योंकि उसे कोई सस्पेंड तो कर नहीं देता। अब दूसरी ये है रेलू वसवे की कहानी, जो कि वर्तमान में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है। उन्होंने बताया कि मेरा जन्म महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। नर्मदा नदी के किनारे मेरा गांव था, वहाँ पर मैं पली बढ़ी। बचपन में ही मैंने तैराकी सीख ली। अपने परिवार के साथ रिश्तेदारों के घर जाने के लिए मैं नाव पर बैठकर नदी की यात्रा करती थी। ऐसे में पानी को लेकर रहने वाला डर मुझ में बचपन में ही ख़त्म हो गया। विवाह के बाद मैं नंदुरबार ज़िले में बस गई। वर्ष 2014 में बतौर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मतलब मेरी नियुक्ति हुई। कुछ समय बाद मुझे ज़िले के सुदूरवर्ती गांव चिमलखाड़ी में काम करने का मौका मिला।
चूँकि मेरा लक्ष्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए काम करना और उनके परिजनों को सही जानकारी देना है, इसलिए मैंने वहाँ नियमित जाना शुरू कर दिया। मेरे घर से वह जगह तकरीबन 17-18 किलोमीटर दूर था, और क्योंकि वो चीमल खाड़ी आदिवासियों का गांव है, तो आदिवासी गांव चीमल खाड़ी से मेरे गांव तक सड़क नहीं है, इसलिए मुझे नाव से वहां तक जाना होता है। मछुआरों की व्यस्तता के चलते मैंने खुद एक सहकर्मी के साथ मिलकर नाव उधार ली और धीरे धीरे उसे चलाना सीख लिया। करीब 2 माह बाद मैं खुद नाव चलाने में सक्षम हो गई थी और अकेले नाव से नदी पार करने लगी। मेरे काम और यात्रा से परिवार के लोग हमेशा डरते हैं। शाम को मैं थककर वापस लौटती हूँ तो उनके चेहरे मुझे उनके डर का एहसास दिलाते हैं। बावजूद इसके मैंने हार नहीं मानी। अब मैं सप्ताह में 5 दिन नाव से अपनी यात्रा पूरी करती हूँ। कोविड के समय मुझे प्रतिदिन वहाँ जाना पड़ा क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, उनके अंदर भी कर्तव्य, मतलब उनके अंदर ये भावना है कि नहीं, ये हमारे देश के लिए हमारे ये कर्तव्य है। और वहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई उच्च पदाधिकारी होता है, उसे तो अपने कर्तव्यों का भान भी नहीं होता है। तो इसलिए कभी भी छोटे बड़े को देख के कभी भी डिसाइड मत करिएगा कि कौन महान है और कौन क्या है। महानता ब्रांडेड कपड़ों में नहीं होती है, आपके संस्कारों से होती है, पहचान होती है उसकी। और उनको जिम्मेदारी का भी एहसास था, इसलिए कह रही हैं कि उन्होंने बताया कि कोविड के दौरान चूँकि गांव वाले केंद्र तक आने में सक्षम नहीं थे, अब सभी तो नाव से आ नहीं सकते थे, इसलिए गांव की गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए मैंने उनके घर पर ही उन्हें पोषण संबंधी खुराक पहुंचानी शुरू कर दी। मेरा मानना है कि सरकार ने मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और मुझे इसे पूरा करना है। दोस्तों, हमने ये बातें इसलिए आपसे शेयर की क्योंकि कभी भी आप लोग खुद को कम मत समझिए, और अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए तो हर इंसान जीता है। बात तो तब है जब आप दूसरों के लिए जी के दिखाएं। आप अगर ऐसा जिस दिन करने लगेंगे, जिस दिन अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों को पूरा करने लगेंगे, आपकी ख्वाहिशें स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। चलते चलते रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक लाइन आपको बोल रहे हैं, अगर आपको, हम मानते हैं आप भी शायद इस बात से एग्री हों। उनकी एक पंक्ति है कि बादल कुछ समय तक सूर्य को ढक सकता है लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकता। यही सही है। काले बादल आते हैं, फिर वो चले भी जाते हैं, लेकिन सूर्य वहीं का वहीं रहता है। ना तो उसकी चमक में बादलों कुछ टाइम के लिए मान लीजिए उन्होंने उसको मतलब ढक लिया, लेकिन हमेशा के लिए उसकी चमक को वो कम नहीं कर पाते। उम्मीद है दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।